बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum class. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all students to our new academic section 2020 to 21. This is class 7 and it is the period of ICT and I am your ICT computer teacher. First of all, we introduce your ICT book and your ICT copy. This is your ICT book, Keyboard Computer Science with Application Software 3rd edition, and the writer of your book is Sangeeta Panchal and Alka Sabharwal. Now move on to your ICT copy. This is your ICT copy. First of all, you fill the cover page of this copy with your basic information. After that, fill the first page of your ICT copy with your basic information. Then move on to index. Maintain your index with proper date and day-wise daily. After that, on the first work page, maintain the title page of first semester midterm has been started. And the next title page is week 2 July 2020 and chapter number 1, which is formulas in Excel 2030. Now first of all, your subject name is ICT. What does ICT means? ICT stands for Information Communication Technology, and the main part of our communication technology is computer. So what is computer? Computer is an electronic machine who makes our work easier and faster. We usually use computer for storing data, for communication and for calculation also. We have some computer software here to study. The name is Excel. Now what is software? Software is a computer program who control the operations of computer. Now move on to our chapter name. Our chapter name is Formulas in Excel 2013. What is formula or formulas? Formula is a type of instruction which is formula is used to give instruction in variable form to give for calculation. फॉर्मूला दोबारा बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या है? कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो वेरिएबल की फॉर्म में दी जाए, किसी भी चीज़ को, किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए उसे हम फॉर्मूलाज कहते हैं. सबसे कॉमन मैथमेटिकल फॉर्मूला है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b². यहाँ हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो इसे हम कहेंगे फॉर्मूला. एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जो वेरिएबल की फॉर्म में दी गई है. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इन एक्सेल 2013. एक्सेल क्या है? किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं. एक्सेल भी हमारे इसी तरह के एक सॉफ्टवेयर में से पहले आ जाए. एक्सेल आया कहाँ से? एक सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
जहाँ पर हम जो कंट्रोल करते हैं कौन से ऑपरेशंस को करने में हमारी हेल्प करता है, ऑफिस वर्क के। वर्ड ऑफिस जो है ये मेंशन कर रहा है कि हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वो तमाम काम कर सकते हैं जो ऑफिस वर्किंग में यूजुअली यूज़ होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ज़्यादातर ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होता है। अब वो कौन कौन से काम हैं ऑफिस में, क्या क्या काम हो सकते हैं? टाइपिंग, कंप्यूटर पे हम टाइपिंग करते हैं कोई भी लेटर्स टाइप करने के लिए, या किसी भी तरह के लेटर, जैसे अगर किसी भी स्टाफ मेंबर को कोई लेटर देना है, सैलरी इंक्रीज होने का लेटर या किसी भी टाइप का कोई भी लेटर, तो वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे कैलकुलेट होगा, वर्ड पे टाइप किया जाएगा, सॉरी। तो माइक्रोसॉफ्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी MS। MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS ऑफिस की एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर हम अपने लेटर्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। सेकंड, अब ऑफिस में सिर्फ लेटर्स तो टाइप नहीं होते, कैलकुलेशंस भी की जाती हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं? वो MS एक्सेल, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल पे हम किस तरह की, हमारे पास एक्सेल पे हम किस तरह की टाइपिंग करते हैं या कॉल किस तरह के वर्क कर सकते हैं, ये मौजूद है हमारे पास हमारी एक्सेल शीट। ठीक है, इस तरह की एक्सेल शीट होती है। यहाँ पर शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्सेस बने हुए। ये सिर्फ एक्सेल शीट है, अभी एक्सेल की एप्लीकेशंस नहीं बताएंगे। ये एक एक्सेल शीट है जिसपे यहाँ पर जो नज़र नहीं आ रहे हैं वो इस तरह के बॉक्सेस हैं रेक्टेंगुलर शेप पे। इन रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल्स। तो अब इन्हें रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं कहेंगे, जब भी हम इन्हें कॉल करेंगे इन्हें सेल्स कहेंगे। अगर एक सिंगुलर की बात हो रही है तो सेल, और अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो सेल्स। ठीक है, तो यहाँ इस वर्कशीट पे यहाँ पर छोटे छोटे से सेल्स बने हुए हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेट की गई है इस पर्टिकुलर वर्कशीट पे, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्सेल की वर्कशीट है जिस पे हम काम करें। सबसे पहला ऑप्शन है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास कंप्यूटर में सेव जो फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और साथ साथ ये ऑप्शन भी हमारे पास इंडिकेट होगा कि आपके पास ये जो फाइल्स मौजूद हैं इसे आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। करना चाहते हैं तो कौन सी फाइल में सेव करना चाहते हैं, कंप्यूटर में किस प्लेस पे से स्टोर करना चाहते हैं। सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप अपनी टूल बार जो आपको एक्सेस में यूज़ करने के लिए टूल्स की नीड होती है, अगर आप फॉरन में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या पॉइंट करेंगे इसे और फौरन आपकी एक्सेस टूल बार ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल बार। टाइटल बार पे आपका टाइटल बना हुआ है, लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नॉन कमर्शियल यूज़। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिबन्स टैब। रिबन्स टैब में हमारे पास वो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो हमें एक्सेल में यूज़ करने होते हैं। फर्स्ट होम, जो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट होगा, इसका मतलब है कि जो अभी मेरे पास जो टूल बार ओपन है वो होम, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन है। फिर अगर हमें कुछ और इंसर्ट करना है कोई भी ऑप्शन तो वो हम सेकंड में जा सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे पेज लेआउट। अगर आप अपने पेज पे किसी भी तरह की चेंजेस करना चाहते हैं, आपको कोई फॉर्मूला की नीड है, डेटा की नीड है, तो आप यहाँ क्लिक करके वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऐप ऑप्शन है रिबन, जो इंडिकेट किया हुआ है। रिबन यहाँ की जो साइड में आउटलाइन बनी हुई है, ये कंप्यूटर में भी इसी तरह मौजूद होगी, इसे उन्होंने रिबन कहा है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया फॉर्मूला बार। फॉर्मूला का वर्ड यूज़ हुआ है कि एक्सेल में हम फॉर्मूला इंटर करना सीख रहे हैं, तो फॉर्मूला बार यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ आप अपने फॉर्मूलाज इंटर कर सकते हैं, या आप जो भी फॉर्मूला इंटर करेंगे वो यहाँ पर भी शो होगा, और अगर आप चाहें तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, गलत लिखा, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल स्प्लिट कंट्रोल है। यहाँ पर शायद मिस प्रिंटिंग है। वर्टिकल का मतलब है आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं अपने पेज को, ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कंट्रोल है। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कंट्रोल का मतलब है आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अपने पेज को मूव कर सकते हैं। फिर आ गया स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप वर्कशीट पर जो भी काम कर रहे होंगे स्टेटस बार पे शो होगा। अगर आपने अभी वर्कशीट ओपन किया और अभी आपने कुछ इंटर नहीं किया है तो यहाँ पर रेडी शो हो रहा होगा। अगर आप कुछ इंटर करते हैं या इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ इंटर का ऑप्शन शो होगा। इसी तरह आप जो भी काम वर्कशीट पे कर रहे होंगे वो इस स्टेटस बार पर शो हो जाएगा। वर्कशीट टैब शो कर रहा होगा कि आप कौन सी शीट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट शीट पर हैं तो शीट 1,
सेकंड पे है तो शीट 2, थर्ड पे है तो शीट 3, इसी तरह से यहाँ पर इंडिकेट होता रहेगा। फिर आ जाए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव सेल, वो सेल जिस पर आप काम कर रहे हैं एक्टिव है वो सेल उस पर, तो वो सेल इस तरह से डार्क ऑप्शन बना हुआ आएगा उसके चारों तरफ। नेम बॉक्स, जिस सेल में आप मौजूद होंगे उस सेल का नेम यहाँ नेम बॉक्स में नेम बॉक्स में लिखा हुआ आएगा। लेकिन इन सेल्स के नेम किस तरह से होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगी नेम्स किस तरह से होते हैं। पहले यहाँ कुछ नंबर मुझे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, रॉस की फॉर्म, ये नंबर जो है नंबर काउंटिंग हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमारी 1 2 3 4 ये शो कर रही हैं हमारी रॉस को। 1 शो कर रहा है रो नंबर 1, सेकंड शो कर रहा है रो नंबर 2 जैसे यहाँ लिख रही हूँ, थर्ड शो कर रहा है रो नंबर 3। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है यानी नंबर काउंटिंग में ये रॉस को शो कर रही है। और ऊपर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखे हैं A B C D ये कॉलम्स को शो कर रहे हैं। A फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, B सेकंड कॉलम, इसी तरह फर्दर C D E F ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ इस वर्कशीट में इतना ही बताया गया इसके बारे में, ठीक है। अब इनके नेम्स किस तरह से बनेंगे, ये तो हमारे A कॉलम को शो कर रहा है और नंबर काउंटिंग हमारे रॉस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब इस फर्स्ट सेल का नेम किस तरह से मेंशन किया है, ये फर्स्ट सेल का कॉलम क्या है, फर्स्ट सेल ये यहाँ पर ले लेते हैं, ये मेरा एक्टिव सेल है फर्स्ट सेल, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। इसका कॉलम है A और रो कौन सी है इसकी 1, तो इस सेल का नेम होगा A1 यानी ये फर्स्ट रो में है और एक कॉलम में है तो इसका नेम होगा A1। और ये नेम जो है ये सेल एड्रेस भी हम इसका कह सकते हैं कि ये इसका सेल एड्रेस है और ये इसका नेम भी है A1। और नेम कहाँ शो होगा, नेम बॉक्स में। ये हमारी इस एक्सेल की वर्कशीट क्लियर हो गई। अब इस एक्सेल पे हम काम क्या क्या कर सकते हैं। एक्सेल की एप्लीकेशन को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी तरह की कैलकुलेशंस के लिए, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। कुछ अब कैलकुलेशंस किस टाइप की हो सकती हैं, अगर हम अपने स्कूल ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट, आपके रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ये रिजल्ट्स आपके एक्सेल शीट पे बनते हैं जिसमें कैलकुलेशंस होती है, ग्रेड आपके दिखे हुए होते हैं नीचे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फार्मूलाज इन एक्सेल 2013। फार्मूलाज बता दिए क्या हो गए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो वेरिएबल्स की फॉर्म में दी जाए वो फार्मूलाज है। और किसी भी फार्मूला को एक्सेल शीट पे परफॉर्म करेंगे हम, ये किस तरह करेंगे ये हम सीखेंगे अपनी आज की क्लास में। फार्मूलाज इन एक्सेल 2013, और 2013 क्या है, 2013 वर्जन को शो कर रहा है कि एक्सेल का हम कौन सा वर्जन पढ़ने वाले हैं, 2013 का। अब अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे एक्सेल फार्मूला। किसी भी फार्मूला को एक्सेल के हम ज़ाहिर एक्सेल में इस तरह के सेल्स बने तो सेल में ही इंटर करेंगे। किसी भी फार्मूला को इंटर करने के लिए जो सबसे पहला काम करेंगे वो लिखेंगे सेल के अंदर। पहले तो हम सेल में को पॉइंट किया, उसके बाद उसमें इक्वल का साइन शो करेंगे। अब और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं किसी भी फार्मूला में, सबसे पहले इक्वल का साइन, उसके बाद आ जाएंगी वैल्यूज़। वैल्यूज़ कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की वैल्यूज़ हो सकती है, एक न्यूमेरिक वैल्यूज़, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में भी वैल्यूज़ होती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, 1 2 3 4 ये नंबर्स फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। और साथ साथ ऐसी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ये आपकी कंप्यूटर बुक में एग्जाम्पल है, ये भी एक तरह की वैल्यूज़ ही कहलाएंगी। लेकिन ये कौन सी वैल्यूज़ कहलाएंगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स का मतलब है वो ऐसी वैल्यूज़ जिनमें हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ नहीं होंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, लेकिन ये भी वैल्यूज़ ही कहलाएंगी। कौन सी वैल्यूज़ कहलाएंगी, स्ट्रिंग। नेक्स्ट आ जाए सेल रेफरेंस। ठीक है, सेल आपको पता है क्या है, किस ये वर्कशीट पे जो हमारे रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्सेस बने इन्हें हमने सेल कहा है। रेफरेंस का मतलब है अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ एक सेल की बात करूं हमेशा। अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म की है वो मैंने A1, B1, A2, B2, A3, B3 इन 6 सेल्स में परफॉर्म की है, तो मैं अलग अलग सेल मेंशन करूंगी नहीं ना। मैंने कहाँ से A1 से लेकर B3 तक अपना काम फाइनल किया है, तो मैं लिखूंगी A1 : B3।
यह कहलाएगा सेल रेफरेंस, यानी मैंने इस सेल से लेकर इस सेल तक अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म किया, तो मैंने रेफरेंस के तौर पर इंडिकेट कर दिया कि A1 से लेकर B3 तक मैंने अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म किया। नेक्स्ट आ जाएंगे फंक्शंस फार्मूलाज में। फंक्शंस मतलब फार्मूला में आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई नहीं आएंगी, इस तरह से जो आपके वैल्यूज़ के सेल एड्रेस हैं उनकी फॉर्म में फार्मूला फॉर्म्ड होगा। फिर आ जाएंगे फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? फंक्शंस सबसे पहले तो क्या होता है? फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्म ऑफ फार्मूला। फंक्शंस जैसे ये मेरे पास एक फार्मूला मौजूद है, इस फार्मूले में प्लस का साइन भी यूज़ हो रहा है, पावर भी यूज़ हो रही है, ये तीनों नंबर साथ लिखे हुए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं फार्मूला में। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में कोई भी एट अ टाइम कोई एक ऑपरेटर ही यूज़ होगा, जैसे a प्लस b, यहाँ पर एक सिंगल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, सिर्फ प्लस। तो इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई फार्मूला लिखा है, ये भी एक तरह से फार्मूला ही कहलाएंगे, लेकिन प्री डिफाइंड, यानी इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया और इसमें सिर्फ एक वेरिएबल एक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, वो है प्लस का, तो इसे हम कहेंगे फंक्शन। अब फंक्शन बहुत टाइप के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्लस का ही फंक्शन हो। प्लस को अगर हम देखते हैं तो प्लस को हम सम भी कहते हैं, ठीक है। और भी तरह के फंक्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हो सकता है, मिनिमम का फंक्शन यानी कम से कम, मैक्सिमम का फंक्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा, और काउंट का फंक्शन यानी हम किसी भी चीज़ को काउंट करके लिख दें 1 2 3 4। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर यहाँ पर लिखे हुए 5 8 9, ज़रूरी नहीं है मैं इनको सम करूँ, मैं इनके नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंट कर सकती हूँ। तो अगर मैं इन्हें काउंट करूँगी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3, तो काउंट करना भी एक फंक्शन ही हुआ। तो हमारा लास्ट फंक्शन है काउंट। उसके बाद आ जाएंगे और क्या हो सकता है फॉर्मूलाज में, और किस चीज़ की नीड होती है? ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स फंक्शंस के सिंबल्स को ही एक तरह से ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा इसको सम, ये फंक्शन है, और इस मार्क को मैं कहूँगी ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर क्या है? माइनस का साइन। मल्टीप्लाई को हम इससे डिनोट करते हैं, डिवाइड को हम इस तरह से भी लिखते हैं। और कौन से फंक्शन हो सकते हैं? ऑपरेटर, सॉरी, और कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं? पावर का ऑपरेटर, मैक्सिमम के लिए ग्रेटर का साइन, मिनिमम के लिए लेस का साइन। ये हमारे क्या है? फंक्शंस के ऑपरेटर्स। अब आ जाएंगे हमारे मेन टॉपिक्स की तरफ, जो कि है हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक, सेल एंड रेंज रेफरेंस। सबसे पहले सेल, हमें पता है सेल क्या होता है। ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्सेस मौजूद हैं हमारी एक्सेल की शीट पे, उन्हें हमने सेल कहा है। रेंज क्या है? किसी भी एक सेल एड्रेस से दूसरे सेल एड्रेस तक का डिफरेंस जो है वो हमारी रेंज कहलाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा है A1 कॉलन B3, ये मेरे इस पर्टिकुलर वर्कशीट की रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने वर्क किया है, इस एक्सेल शीट को यूज़ किया है, ठीक है। बहुत सारे सेल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रेंज की। सेल रेफरेंस और रेंज रेफरेंस इसी तरह से है कि हम इसको इस तरह से शो करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे यूजिंग फार्मूलाज, कि अब हम अपनी एक्सेल शीट पे फार्मूलाज को यूज़ कैसे करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग फार्मूलाज, हाउ टू यूज़ फार्मूलाज ऑन एन एक्सेल शीट। इट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ दिस इज़ आवर एक्सेल शीट, ये हमारी एक्सेल शीट है जिसमें हमें फार्मूला इंटर करना है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप मेंशन है कि मैं किस तरह फार्मूला ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो ये देख लेंगे कि इस एक्सेल शीट में बात किस चीज़ की हो रही है। यहाँ पर एक रोल नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट। पहले तो ये कॉलम्स और रॉज डिफाइन कर दूँ। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में गिवन है ये हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं A B C D E, और यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है 1 2, ये हमारी रॉज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ हमारी फर्स्ट रॉज में लिखा हुआ है कि ये टेबल किस चीज़ को शो कर रहा है। फर्स्ट है रोल नंबर, सेकेंड है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, लास्ट वाले में है हमारे पास टोटल, यानी ये मेरे पास किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर 9001 के 3 टेस्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। टेस्ट 1 में उसने कितने मार्क्स कंज्यूम किए हैं? 45। फिर टेस्ट 2 में कितने मार्क्स गेट किए हैं? 43 एंड 40। मुझे इन तीनों मार्क्स का टोटल चाहिए। फर्स्ट तो रोल नंबर है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, टोटल में मार्क्स का टोटल होगा। अब मैं उसे किस तरह से टोटल करूँगी ऑन एन एक्सेल शीट? बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा जी,
अगर मुझे इसका टोटल चाहिए तो एक सिंपल मेथड हम ये भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि मैं तीनों नंबर्स को लिखूँ 45 + 43 + 40 और यहाँ पर तब भी टोटल आ जाएगा। लेकिन हम एक्सेल शीट पे फॉर्मूला की मदद से टोटल को फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मुझे फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला में कहाँ एंटर करूँ, यहाँ पर 3 बॉक्सेस ऊपर मेंशन है। फर्स्ट वाला है नेम बॉक्स, जहाँ जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा यानी जिस सेल पर हम वर्क कर रहे होंगे उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड है मेरा एंटर बटन, आप जब एंटर करेंगे या रॉन्ग करेंगे वो यहाँ पर शो होगा एंटर बटन। सेकंड है फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला तो नॉर्मली अगर फॉर्मूला बार इसे कह रहे हैं तो यहाँ पर ही एंटर करना पड़ेगा, लेकिन हम फॉर्मूला दोनों जगह पे एंटर कर सकते हैं। मैं अपने एक्टिव सेल में भी फॉर्मूला एंटर कर सकती हूँ और अगर चाहूँ तो ऊपर फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला एंटर कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ एक्टिव सेल में भी फॉर्मूला एंटर करूँगी तो वो ऊपर फॉर्मूला बार में भी शो होगा। तो आ जाते हैं डायरेक्ट नंबर डी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमेशा ऐसी इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो वेरिएबल की फॉर्म में दी जाती है। अब वेरिएबल की फॉर्म में मैं इसको किस तरह से लिखूँ, कौन से नंबर को कौन से वेरिएबल से डिनोट करूँ। मैंने आपको बताया था कि हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कॉलम और रो के नेम से। अगर मैं 45 देखूं तो ये कौन से कॉलम से बिलोंग कर रहा है, बी कॉलम से, और अगर मैं इसकी रो चेक करूं तो ये सेकंड रो से बिलोंग कर रहा है। तो इस 45 का सेल एड्रेस होगा B2, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अपने 43 का सेल एड्रेस देखूं तो ये कॉलम नंबर C से बिलोंग कर रहा है और रो तो इसकी 2 है, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, C2। सेकंड वाले का सेल एड्रेस क्या होगा, D2। तो अब मैं यहाँ पर अपने एक्टिव सेल में या अपने फॉर्मूला बार में फॉर्मूला एंटर करना स्टार्ट करूँगी। ये यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में मैंने फॉर्मूला ऐड किया है, विच इज सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम किसी भी फॉर्मूला को ऐड करने से पहले इक्वल का साइन ऐड करते हैं। इक्वल का साइन ऐड किया, फॉर्मूला बार में भी शो हो रहा है। अब फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं। जो जो सेल आप यहाँ इंडिकेट करते जाएंगे वहाँ पर उसके साइड में इस तरह के कलरफुल लाइन से वो इंडिकेट होता जाएगा कि ये आपके फॉर्मूला में ऐड हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट था B2, फिर प्लस का साइन लगाए क्योंकि मुझे सम वाला फंक्शन चाहिए, फिर प्लस C2 प्लस D2। तीनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ इंडिकेट कर दी है। आप इक्वल इंटर का बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ गया विच इज़ 128। ये वाला सॉल्व हो गया। मेरा एक्टिव सेल नीचे शिफ्ट हो गया कि अगर मुझे इस रो नंबर 3 में भी कोई काम करना है तो मैं यहाँ कर सकती हूँ। इस तरह से हम किसी भी फार्मूला को ऐड करते हैं, ठीक है, या इस तरह से हम कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं ऑन एन एक्सेल शीट। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पॉइंटिंग, हाउ टू पॉइंट समथिंग। कह रहे हैं ये जो आपने यहाँ पर मेथड किया है पूरा, इसको हम थोड़ी सी अगर वेरिएशन करें तो इसे ईजीएस्ट मेथड में भी कर सकते हैं। उस मेथड को कहा है पॉइंटिंग। यहाँ पर मैंने टाइपिंग यूज़ की थी। ये जो B2, C2, D2 ये मैंने टाइप किए हैं ना बाय यूजिंग कीबोर्ड। कह रहे हैं इसे हम एक और मेथड से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। किस तरह से, उस मेथड को उन्होंने कहा है पॉइंटिंग। अब पॉइंटिंग किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है। इक्वल का साइन मैंने इंटर किया। अब मैं सेल एड्रेस के नेम कीबोर्ड पे टाइप करने के बजाय कि मैं देखूं ऊपर से पहले कि इस सेल का नाम क्या है, इसका B2 नाम है, फिर C2 ये देखूं और फिर यहाँ पर उसे मेंशन करूं, उससे अच्छा ये है कि मैं अपने माउस के पॉइंटर को इस पर्टिकुलर सेल पे ले जाके क्लिक करूं, ये सेल खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ इक्वल का साइन में लगा चुकी हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, यहाँ पर B2 खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। पॉइंटिंग मेथड कहते हैं इसे। फिर मैंने एडिशन का साइन ऐड किया, फिर मैंने इस वाले सेल पे क्लिक किया क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, यहाँ ऑटोमेटिकली C2 लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने इस पर्टिकुलर सेल को पॉइंट किया, यहाँ पर D2 लिखा हुआ आ गया। इंटर का बटन प्रेस किया, आंसर यहाँ पे आ गया। इस मेथड को कहेंगे पॉइंटिंग। ये वाला मेथड टाइपिंग से किया था मैंने। नेक्स्ट मेथड जो मैंने किया वो पॉइंटिंग से किया बाय यूजिंग माउस आर्क। नेक्स्ट आ जाएंगे अब उसके बाद रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या है उसे देख लीजिए। पहले तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स के रेफरेंसेस हैं। आपकी बुक में जो नेक्स्ट हेडिंग है पॉइंटिंग के बाद, उसमें लिखा हुआ है रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस। या आपके क्वेश्चन आपकी टीचर आपके सोल्यूशन कंटेंट सोल्यूशन में भी मेंशन है, वहाँ पर तीनों रेफरेंसेस को डिफाइन किया गया है। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ रिलेटिव रेफरेंस को शो करके दिखाऊंगी कि आप अपने रिलेटिव रेफरेंस को हम एक्सेल शीट पे किस तरह से करते हैं।
ये फिर मेरे पास एक एक्सेल शीट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 4 कॉलम्स है, A B C D, और रॉज मेरे पास कितनी है, 6 टोटल रॉज हमने यूज़ की हैं, ठीक है। पहली रॉज एम्प्टी छोड़ दी, यूज़ नहीं कर रहे, नहीं चाहिए। सेकंड वाले में हमने यहाँ पर अपने टाइटल्स लिखे हैं, जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला लिखा है प्रिंसिपल अकाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इन एयर, इंटरेस्ट अमाउंट। ये किसी बैंक वगैरह की बात हो रही है, इंटरेस्ट, यानी ये स्कूल लेवल का डेटा नहीं है, ऑफिस वर्किंग का डेटा है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो हमारी एग्जैक्ट रकम है, वैल्यू है, वो हमारे पास लिखिए। फर्स्ट लिखिए 10,000, 50,000, फिर लिखिए 100,000 एंड 500,000। फिर उस पर कितना इंटरेस्ट है, अगर वो आपको ये अमाउंट दे रहे हैं उधार बैंक, तो वो आपसे, अगर वो आपको 10,000 दे रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर होगा 8%। इसी तरह से सेकंड हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, ठीक है, उर्दू मीनिंग। अब सूद क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता। सूद वो पैसा, अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं उस पर हम जो इंटरेस्ट, सारे बैंक आपको कोई भी फैसिलिटी दे रहा है तो वो उससे आपसे, उस पर आपसे प्रॉफिट भी लेगा ना, तो उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट भी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। फिर टाइम इन एयर, ये कितने टाइम बाद उन्हें ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 8%, 1 ईयर बाद, सबको 1 ईयर बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट अमाउंट क्या बनेगी, यानी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट की 8% इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास अमाउंट है 100 रुपीज़ में से अगर मैं कहूँ कि अगर आप मुझसे 100 रुपये उधार लेंगे तो मैं हर वीक आपसे 8 रुपये लिया करूँगी, और उसके बाद 100 रुपये वैसी के वैसी हैं। नॉर्मली मम्मा से जब पैसे ले लेंगे ना हमसे, तो यही वाली लॉजिक अप्रूव होती है कि हर वीक आप मुझे ये भी देते रहो और मेरे पैसे वैसी के वैसी हैं आपके पास मौजूद, ठीक है। 8 रुपये, ये 8% है। 100 का 8% कितना होगा, सिंपल 8 रुपीज़। तो यहाँ पर ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा बड़ी बात है, तो इंटरेस्ट अमाउंट है 800। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल तो नहीं होता ना, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दें, तो उसके लिए फॉर्मूला की ज़रूरत है। अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, सिंपल A3 स्टेरिक, B3 स्टेरिक, C3 स्टेरिक। नॉर्मली मल्टीप्लायर को डिनोट करता है। ये मेरे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू उन्होंने फाइंड कर ली, कोई भी फॉर्मूला पुट किया और फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए हर दफ़ा फॉर्मूला पुट करें, हर दफ़ा वैल्यू आए, इस तरह नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने बताया रिलेटिव रेफरेंस किस तरह से करेंगे। मैं अपने पॉइंटर को यहाँ लेके गई इस एक्टिव सेल पे, और हमने इस सेल को ड्रैग किया। मुझे जहाँ तक वैल्यूज़ चाहिए मैं इस सेल को ड्रैग करके वहाँ तक ले आई। मुझे यहाँ नंबर 6 रो तक वैल्यूज़ चाहिए थी, मैं अपने सेल को ड्रैग करके 6 पॉइंट तक ले आई हूँ। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी। जो भी फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई किया होगा वही फॉर्मूला रिमेनिंग सेल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, और इन सब पर भी वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ये मेंशन है, कुछ इस तरह से सब पर वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये था हमारा रिलेटिव रेफरेंस, यानी ये एक ईजीएस्ट मेथड है और एक्सेल पे कि आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा कैलकुलेशन की, बाकी तमाम पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे रेफरेंस हैं। ये वाला मेथड हर दफ़ा सक्सेसफुल नहीं होता, कभी कभी हमारे पास वैल्यूज़ नहीं भी चेंज हो रही होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो रेफरेंसेस हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उन रेफरेंसेस के नाम है एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। सो अभी आप इन सब को अच्छे से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे जो समझाया गया है आपको, और अपने टीचर का सॉल्यूशन में से ये वर्क कॉपी करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें ये आपके पास कुछ ब्लैंक्स हैं, ये कॉपी करेंगे। ये जो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉपी क्वेश्चन ए फ्रॉम बुक पेज नंबर 16 फॉर्मूला बार एंड ऑटो सम, इसे आप अभी कॉपी नहीं करेंगे, इसे आप छोड़ देंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 35 पर, और पेज नंबर 35 पे आपके पास जो वर्क मौजूद है उसे कॉपी करेंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव के नीचे जो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन किया गया है फॉर्मूला बार और ऑटो सम को, इसे आप अभी कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं होमवर्क डायरी की तरफ।
होम टास्क क्या है हमारा? हमारा होम टास्क ये है कि अगर आपके पास कंप्यूटर मौजूद है या लैपटॉप या मोबाइल, तो उस पर आप एक एक्सेल शीट ओपन करेंगे और उस एक्सेल शीट को अपनी एक कंप्यूटर शीट पर ड्रॉ करेंगे। आप एक कंप्यूटर पेपर लेंगे कि कोई भी कलरफुल सा कंप्यूटर पेपर ले सकते हैं, उस पर आप एक एक्सेल शीट ड्रॉ करेंगे ब्यूटीफुली, और वो एक्सेल शीट आप कहाँ से देखेंगे? अपने कंप्यूटर पे एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे, या फिर अगर आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पर भी एक्सेल इंस्टॉल करके एक्सेल शीट ओपन कर सकते हैं। ये आपका होम टास्क है, और कॉपी में जो आपको वर्क करना है कंटेंट से वो भी बता दिया गया है। पेज नंबर 34 और 35 से आप वर्क कॉपी करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।